नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी है पुराने घाव। आज की ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहाँ रिश्तों के बीच अनकहे दर्द, टूटे सपने और नई उम्मीदों की किरणें सभी एक साथ बसती हैं। यह कहानी है विमला की, जिसने अपने अधूरे सपने को अपनी बहू तन्वी में देखने की चाह रखी। यह कहानी है तन्वी की, जो अपनी आज़ाद पहचान बनाने की जद्दोजहद में है। और यह कहानी है उसके बेटे अर्जुन की, जो माँ और पत्नी के बीच की इस बढ़ती खाई को समझने में चूक जाता है। यह एक भावुक पारिवारिक नाटक है जो प्यार, उम्मीद, निराशा और आत्मसम्मान के सफ़र को दिखाता है। आइए सुनते हैं उम्मीदों का सफ़र। अरे विमला, सुना है तुम्हारे अर्जुन का रिश्ता तय हो गया। बता तो सही, कौन है वो लड़की जो तुम्हारे घर की बहू बनने वाली है? फ़ोन पर सविता ने पूछा तो विमला जी के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान फैल गई। उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सही सुना है सविता। क्या कहूँ, उसका नाम तन्वी है। सच में बहुत अच्छी लड़की है, शिक्षित, सुंदर। मैं चाहती हूँ जब वह हमारे घर में कदम रखेगी तो यहाँ खुशियों की बहार आ जाएगी। सुनकर सविता बोली, अरे वाह, तू सास बन जाएगी। अच्छा है, अब तू अकेले रसोई में खटती नहीं रहेगी। बहू आएगी, उसके साथ मिलकर गप्पे मारते हुए काम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैं और मेरी बहू तो ऐसे ही करते हैं, फिर हम सास बहू आराम से बैठकर सीरियल देखते हैं। कहते हुए सविता हंस पड़ी। विमला जी मुस्कुराई। हाँ सविता, हमेशा से सोचती थी कि काश मेरी भी एक बेटी होती, उसके साथ दिल की बातें साझा करती, मार्केट घूमने जाती। बेटा तो है मेरे पास, लेकिन अर्जुन को भला मेरी इन छोटी छोटी बातों में क्या दिलचस्पी होगी। मन में उम्मीद है कि जब तन्वी इस घर में आएगी तो मुझे वो बेटी मिल जाएगी जिसकी तलाश थी, एक सच्ची सहेली मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल विमला, अब तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। चल बता, शादी की तारीख कब की निकली है? तैयारियां कैसी चल रही हैं? विमला जी मुस्कुराते हुए आंखों में चमक लिए बोली, अरे सविता, शादी की तारीख 15 दिसंबर की निकली है, यानी मेरे जन्मदिन के ठीक 3 दिन बाद। वाह, फिर तो दो सेलिब्रेशन एक साथ होंगे। अपने जन्मदिन के आसपास तो सास बनेगी। सास नहीं सविता, विमला ने कहा, मैं तो तन्वी की माँ बनकर रहूँगी। बस इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा और चांद से मुखड़े वाली बहू को घर लाएगा। दिल खोलकर हंसते हुए विमला ने फ़ोन काट दिया और रसोई की ओर बढ़ गई। काम में व्यस्त होते हुए भी उनका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। विमला एक मध्यम वर्गीय परिवार की होनहार बेटी हुआ करती थी। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सरल। उनका सपना था कि वह एक कॉलेज प्रोफेसर बने। उन्होंने एमए तक की पढ़ाई पूरी की थी और नेट की तैयारी कर रही थी। वह लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करना चाहती थी, पर शादी की बात आते ही उनके सपनों की दिशा बदल दी गई। लड़के वाले दूसरे शहर से थे। लड़का रमेश सरकारी गांव बैंक में था, अच्छा कमाता था। माता पिता को सब कुछ पसंद आया। विमला ने हिचकिचाते हुए कहा था, मैं आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। शादी के बाद भी तो लड़कियाँ पढ़ती हैं ना। उनके पिता ने कहा था, बेटी, शादी के बाद सब तय हो जाएगा, पहले घर बसा लो। विमला ने फिर कोई सवाल नहीं किया, सपनों को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया, यह सोचकर कि शादी के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करेगी। वह ससुराल पहुंची, दिल में ढेर सारी उम्मीदें लिए। सास पहले ही कह चुकी थी, अब ये घर तुम्हारा है, हमें बहू नहीं बेटी चाहिए जो सब कुछ संभाले। विमला ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें लगा
अगर वह दिल से सबको अपनाएगी तो सब अच्छा होगा। पर दूसरे ही दिन से उन्हें एहसास हो गया कि यह घर बेटी नहीं एक मैनेजर चाहता था। सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा, फिर नाश्ता, फिर सास ससुर की दवाइयाँ, फिर पति रमेश का टिफ़िन। उसके बाद भी शिकायतें मिलती। चाय में चाय पत्ती ज़्यादा है, रसोई संभालने का सलीका नहीं है, इतना धीरे क्यों काम करती हो। पति रमेश एक शांत, संयमी लेकिन बेहद व्यस्त इंसान थे। उन्हें ना बातों में रुचि थी, ना ही विमला के किसी शौक में। वह तो बस सुबह अखबार में और दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहते। जब विमला ने एक दिन कहा, मैं फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ, तो रमेश ने बिना चेहरा उठाए जवाब दिया, अब क्या ज़रूरत है, घर पर रहो, आराम से चल रहा है ना सब। सास ने कहा तो कड़क स्वर में जवाब मिला, चुपचाप घर पर बैठी रहो और गृहस्थी संभालो, हमारी इज्जत का सवाल है। विमला ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। उन्होंने मन में सोचा, चलो अभी नई नई शादी है, कुछ दिन रुक जाती हूँ। पर धीरे धीरे उनकी किताबें अलमारी में नीचे दबती चली गई। 2 साल बाद वह एक बेटे की माँ बन गई, अर्जुन। बेटे को पाला, पढ़ाया, लिखाया, परिवार संभाला, रिश्तेदारियाँ निभाई। विमला एक आदर्श पत्नी, आदर्श माँ और आदर्श बहू बन चुकी थी। पर उनके भीतर की विमला धीरे धीरे कहीं गुम हो चुकी थी। आईने में देखती तो खुद को पहचानने में चूक जाती थी। आँखों के नीचे काले घेरे, माथे पर चिंता की रेखाएं और होठों पर ठहरी मुस्कान। शादी को 15 साल हुए थे कि सास का निधन हो गया, लेकिन तब तक घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी विमला के कंधों पर आ चुकी थी। और फिर करीब 5 साल पहले पति रमेश का भी हार्ट अटैक से देहांत हो गया। दुनिया के सामने वह बहुत शांत रही। शादी को 15 साल हुए थे कि सास का निधन हो गया, लेकिन तब तक घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी विमला के कंधों पर आ चुकी थी। और फिर करीब 5 साल पहले पति रमेश का भी अचानक हार्ट अटैक से देहांत हो गया। दुनिया के सामने वह बहुत शांत रही, लेकिन अंदर से जैसे टूट सी गई थी। अर्जुन अब बड़ा हो चुका था, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था और आखिरकार बेटे अर्जुन की शादी का दिन भी आ गया। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। घर की दहलीज पर जब तन्वी ने अपने पहले कदम रखे तो लगा जैसे बरसों के सूनेपन को उसकी पायल की झनकार ने खत्म कर दिया हो। लाल जोड़े में सजी खूबसूरत और पढ़ी लिखी तन्वी को देखकर विमला जी का मन गदगद हो गया। उन्होंने बहू की आरती उतारी, उसे गले से लगाया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, तूने मेरी सुन ली, बिल्कुल फूलों सी कोमल बेटी भेजी है। शाम को जब परिवार साथ बैठा तो बातों बातों में विमला जी ने पूछ ही लिया, बहू अब आगे क्या सोचा है, करियर के बारे में क्या प्लान है। माहौल में एक पल की खामोशी छा गई। तन्वी की आंखों में आत्मविश्वास था। माँ जी, मैं अभी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ना चाहती। मुझे अपना MBA पूरा करना है और कंपनी सेक्टर में जाना है। वहाँ मौजूद कुछ रिश्तेदारों की भौहें तन गई, लेकिन विमला जी का चेहरा खुशी से दमक उठा, जैसे कहीं गहरे में दबे उनके अपने अधूरे सपने को अचानक पंख मिल गए हों। उन्होंने तन्वी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, यह तो बेहद अच्छी बात है। तुम अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाई, वह तुम साकार करोगी। उस एक क्षण में उन्होंने मन में पक्का इरादा कर लिया कि वह अपने बहू की हर संभव मदद करेगी। वह चाहती थी कि तन्वी एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सशक्त महिला बने। विमला जी का इरादा पक्का था, लेकिन धीरे धीरे घर में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा। तन्वी का पूरा दिन अपने कमरे या कोचिंग में गुजरने लगा। सुबह देर तक सोना, फिर किताबों के बीच घंटों डूबे रहना और शाम को अर्जुन के साथ बाहर निकल जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। घर के किसी काम में हाथ बटाने की तो ना उसने दिलचस्पी थी और ना ही उसने कभी इसकी ज़रूरत महसूस की। विमला ने कभी काम के लिए तन्वी को नहीं टोका, पर उनके मन में
यह बात चुभती थी कि तन्वी उनके साथ चाय तक साझा नहीं करती। कभी किचन में आकर यह भी नहीं पूछती कि माँ जी कोई काम हो तो बताइए, मैं कर दूँ। हर त्योहार, हर उत्सव पर विमला अकेले ही पूरा घर सजाती, पकवान बनाती। अर्जुन और तन्वी अपनी ही दुनिया में मस्त रहते। देख भी लेते तो बस पूछते, मम्मी कुछ चाहिए तो बताओ, और विमला मुस्कुराकर कह देती, कुछ नहीं बेटा, पर अपने भीतर की आवाज़ बार बार कहती, मुझे चाहिए एक बात करने वाली, मुझे पूछने वाली एक बेटी। विमला समझती थी कि हर रिश्ते को वक्त देना होता है, लेकिन वक्त बीतता गया और दूरी वही की वही रही। एक दिन उन्होंने पुराने फ़ोटो एल्बम निकाले और तन्वी के कमरे में जाकर उसके पास बैठ गई। तन्वी, बेटा ज़रा ये देखो, ये मेरी कॉलेज के डांस कंपटीशन की फ़ोटो है। मुझे डांस करने का बहुत शौक़ था। विमला जी के आगे कुछ बोलने से पहले ही तन्वी ने कहा, माँ जी मुझे अभी थोड़ा पढ़ना है, कल मेरा असाइनमेंट सबमिट करना है। विमला जी खामोश होकर एल्बम समेटकर बाहर निकल आई। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा था, बहू से रिश्ता बुनने की यह कोशिश सिर्फ एक तरफा हो रही है। तन्वी का MBA पूरा हुआ और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब तो वह और भी व्यस्त हो गई। सुबह ऑफिस जाती, शाम को लौटकर खाना खाकर सो जाती या लैपटॉप पर काम करती रहती। विमला कुछ पूछती या मदद के लिए बुलाती तो वह बहाना बना देती, मम्मी डेडलाइन है, बाद में बात करते हैं। एक दिन रात को जब अर्जुन पानी पीने आया तो विमला ने कोशिश की, बेटा जब से तन्वी आई है मैंने कभी नहीं कहा, मैं चाहती थी वो अपना करियर बनाए, और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी ही क्यों? तुम तन्वी से कहो कि थोड़ी मदद कर दिया करे। अर्जुन झंझलाता हुआ बोला, मम्मी आप तो पहले भी सब कुछ करती थी, अब अचानक तकलीफ़ क्यों हो रही है? तन्वी बेचारी ऑफिस से थकी हुई आती है, वह पैसे भी कमाती है, उसकी भी तो परेशानी समझिए। विमला जी के कानों में बेटे का कहा हर शब्द हथौड़ी की तरह पड़ रहा था। सही कहा तुमने बेटा, उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैं तो वर्किंग वुमेन नहीं हूँ ना, बाहर जाकर पैसे कमाकर नहीं ला सकती। बोलते बोलते वह आंसू पोंछने लगी। कुछ पल बाद जब सामने देखा तो अर्जुन वापस अपने कमरे में जा चुका था। समय बीतता गया। एक दिन अर्जुन ने आकर धीरे से कहा, मम्मी एक खुशखबरी है, तन्वी माँ बनने वाली हैं और आप दादी। एक पल को विमला का हाथ ठिठक गया, फिर दिल खुशी से खिल उठा। दादी, यह शब्द उनके कानों में घंटियों की गूंज की तरह था। सच बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है। वर्षों बाद जीवन में किसी नन्ही किलकारी के आज से उनके दिल में फिर से अरमानों की लहरें ला दी थी। मन में एक उम्मीद यह भी जगी कि माँ बनने के बाद तन्वी को भी जिम्मेदारी का एहसास होगा। पर विमला ने मन ही मन ठान लिया, मैं सब कुछ अपनी बहू के लिए वैसा नहीं होने दूंगी जैसा मेरे साथ हुआ था। वह अपनी गर्भावस्था के दिन याद करने लगी। ससुराल की जिम्मेदारियों में जकड़ी, सुबह का झाड़ू पोछा, सास की डांट, पति की बेरुखी। 5वें महीने में कमर दर्द होता तो सास बोलती, सब औरतें बच्चे जन्मती हैं, तुम कुछ अनोखी नहीं कर रही, मेहनत से डिलीवरी आसान होगी। 9वें महीने तक भी सारा काम उन्हीं के ज़िम्मे रहा। वह दर्द, वह बेबसी, वह अकेलापन उनके मन में गहरे उतर गया था। मेरी बहू को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा, उन्होंने खुद को संभालते हुए ठान लिया। उन्होंने तन्वी की देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया। जब तन्वी चिड़चिड़ी हो जाती तो विमला उसे गले लगाकर कहती, कोई बात नहीं बेटा, ये वक्त संवेदनशील होता है। देखते ही देखते 9 महीने बीते और एक खूबसूरत बच्ची ने घर में किलकारियाँ भर दी, आर्या। विमला जी ने जब पहली बार अपनी नन्ही पोती को गोद में लिया तो लगा जैसे उम्र की थकावट, शरीर की पीड़ा सब कुछ गायब हो गई। पर आर्या के आने के बाद भी सब कुछ विमला ही संभालती थी, बिना किसी की अपेक्षा के। जब बच्ची 3 महीने की हुई तो तन्वी ने वापस नौकरी शुरू करने का फैसला कर लिया। अर्जुन ने भी सहमति दी, यह कहकर कि घर पर मम्मी है ना, वह आर्या को अच्छे से संभाल लेगी।
विमला के पैरों में सूजन थी, कमर में दर्द रहता, पर वह दवा लेकर सारे काम निपटा देती, किसी को भनक ना लगे। अर्जुन और तन्वी जब शाम को लौटते तो बच्ची के दिन भर के किस्से सुनकर बस हंस पड़ते। विमला उनके लिए चाय बनाकर दे देती। अपने हिस्से के आराम सेहत को उन्होंने फिर से दरकिनारा कर दिया, बस इसलिए कि परिवार की गाड़ी चलती रहे। आर्या अब 1.5 साल की हो चुकी थी। कभी चलकर गिरती, कभी दादी को देखकर प्यार से मुस्कुरा देती। अर्जुन और तन्वी की शादी की 5वीं सालगिरह आने वाली थी। दोनों ने इसे बड़े स्टाइल में मनाने का फैसला किया। बड़े होटल में पार्टी, कैटरिंग, फ़ोटोशूट का प्लान बना। तन्वी डेकोरेटर से बात करती, अर्जुन गेस्ट लिस्ट बनाता। विमला की बड़ी बहन गीता पार्टी में 1 हफ्ते पहले ही उनके घर आ गई। कुछ दिनों बाद मिलना था, पर अब जब गीता ने विमला को देखा, चेहरे पर थकावट, आंखों में गहरी उदासी और दिन भर के अंतहीन काम, तो वह तुरंत समझ गई कि माजरा क्या है। विमला तू आज भी वही पुरानी विमला है। सबकी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेती और खुद को भूल जाती। गीता ने एक दिन चाय पीते हुए कहा, अरे दीदी, आजकल की लड़कियां पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर बच्चा, उनके पास वक्त ही कहाँ है। विमला ने बात टालने की कोशिश की, अरे तू उसे करने ही नहीं देगी तो वो करेगी भी क्यों। गीता ने सीधा कहा, जब तू खुद ही सब झेलने को तैयार है तो कौन आगे आएगा। कोई तुझे तब तक नहीं समझेगा जब तक तू खुद अपने लिए खड़ी नहीं होती। गीता की बातें विमला के मन को चुभ रही थी, लेकिन उनमें एक कड़वी सच्चाई भी थी। पार्टी की तैयारियों में विमला पूरी तरह गायब थी। तन्वी के लिए स्पेशल गाउन, अर्जुन के लिए डिज़ाइनर शूट, आर्या के लिए प्यारे कपड़े और विमला के लिए बस वही पुरानी साड़ियाँ जो वे पहले भी पहन चुकी थी। पार्टी से एक दिन पहले गीता ने ऐलान कर दिया, आज संडे है, अर्जुन, तन्वी, तुम दोनों घर पर ही रहो और आर्या को संभालो। आज विमला और मैं शॉपिंग पर जा रही हैं। उसने अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। अर्जुन असहज हो गया, मौसी जी, आज डेकोरेटर से फाइनल मीटिंग है, हम दोनों को जाना ज़रूरी है। तन्वी भी बोली, और मम्मी को अगर कुछ लाना ही था तो हम किसी दिन ला देते, वैसे भी भीड़ में उन्हें दिक्कत होती है। गीता जी सख्त स्वर में बोली, तुम क्यों ला कर दोगे। विमला को पहनना है, वह अपनी पसंद खुद लेकर आएगी। तन्वी ने कहा, लेकिन आर्या को कौन संभालेगा। विमला ने पहली बार टकराव से कहा, तुम दोनों की बेटी है, तुम ही संभालो। इस बार मैं खुद चुनूंगी कि मुझे क्या पहनना है। उनकी आवाज़ में एक नया दृढ़ स्वर था। अर्जुन और तन्वी चुप रह गए। उस दोपहर विमला ने सालों बाद पहली बार अपने लिए वैसे कपड़े खरीदे जैसा वह हमेशा से पहनना चाहती थी। एक खूबसूरत बैगनी रंग की सलवार सूट। पार्टी की शाम थी, होटल का हॉल जगमगा रहा था। अर्जुन तन्वी की एंट्री डांस हुआ, सबने तालियां बजाई, लेकिन सबसे पहले हैरानी तब हुई जब विमला ने एंट्री ली। नई बैगनी सूट में, हल्के मेकअप के साथ, वह इतनी खिली खिली और बदली हुई लग रही थी कि कई रिश्तेदार उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। माहौल रंगता जा रहा था। तभी गीता ने माइक उठाया और कहा, दीदी, बस अब और नहीं, आज आपको स्टेज पर आना ही पड़ेगा। सबको बताना होगा कि हमारी विमला सिर्फ रसोई की रानी नहीं, एक बेहतरीन डांसर भी थी। विमला हंसने लगी, अरे छोड़ो ना दीदी, पर गीता और भाई ने जोर दिया, याद है कॉलेज के वार्षिक उत्सव का वो डांस, मोहे पनघट पे नंदलाल, पर तुमने ऐसा नृत्य किया कि सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। मेहमानों के उत्साह और गीता के आग्रह के आगे विमला ने हार मान ली। डीजे ने वही पुराना गाना लगाया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। विमला ने स्टेज पर इतना भावपूर्ण, इतना सुंदर कथक शैली का नृत्य किया कि सब दांतों तले उंगलियां दबा लेने को मजबूर हो गए। यह वही विमला थी। अर्जुन और तन्वी की आंखें फैल गई। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। विमला की आंखें खुशी से भीग गई। बरसों बाद आज उन्हें खुद को फिर से पाया था। फिर अचानक डीजे पर अगला गाना बजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब चौंक गए।
अर्जुन ने आयोजक को बुलाया। सर, यह शादी की सालगिरह है, बर्थडे पार्टी नहीं। तभी गीता जी माइक पर बोली, बिल्कुल सही गाना बज रहा है। आज ये मैंने ही लगवाया है, क्योंकि आज सिर्फ शादी की सालगिरह ही नहीं, बल्कि इस घर की नींव, हम सबकी प्यारी विमला का भी जन्मदिन है। किसी को याद नहीं आया? सन्नाटा छा गया। अर्जुन और तन्वी के चेहरे शर्म से लाल हो गए। गीता ने दूसरा केक मंगवाया और कहा, अब एक केक कटेगा उस महिला के लिए जिसकी मेहनत, प्यार और त्याग के बिना आज का ये जश्न भी मुमकिन नहीं था। तन्वी हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी। माँ जी, हैप्पी बर्थडे। हम सच में भूल गए, माफ़ करना। अर्जुन भी शर्मिंदा स्वर में बोला, जन्मदिन मुबारक हो मम्मी। विमला ने मुस्कुराकर केक काटा। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। पार्टी खत्म हुई, सब चले गए। पर विमला की रात की नींद उड़ चुकी थी। वह बरामदे में बैठी थी जब उन्हें तन्वी के कमरे से आवाज़ आई। दरवाज़ा अध खुला था। तन्वी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी और अर्जुन भी था। तन्वी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हाँ मम्मी, अगले महीने आप रिटायर हो रही है ना? फिर तो बस आराम करना, घूमना फिरना, और यहाँ घर का कुछ टेंशन मत लेना। इधर तो भाभी है ना, वही संभाल लेंगी। आप खुश रहो बस। विमला के हाथ पैर सन्न हो गए। ट्रे पर रखा पानी का गिलास हिलने लगा। तन्वी की माँ को रिटायरमेंट के बाद आराम का हक था, क्योंकि वह वर्किंग थी और उनकी विमला की इस घर की नौकरी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी। क्या उनके आराम का कोई समय नहीं आएगा? उस रात विमला ने एक बड़ा फैसला किया। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर उन्होंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तन्वी, मुझे कुछ कहना है। मैं अगले हफ्ते से घर में एक सेंटर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डांस क्लास लेना शुरू कर रही हूँ। हफ्ते में 3 दिन, दोपहर के 2 घंटे। उस वक्त आर्या की जिम्मेदारी तुम दोनों में से किसी एक को संभालनी होगी और घर के काम हम तीनों मिलकर एक रूटीन बनाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, लेकिन अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम्हारी हेल्पर नहीं। टेबल पर सन्नाटा पसर गया। अर्जुन और तन्वी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। विमला की आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। यह उनका अपने लिए, अपने सम्मान के लिए उठाया गया पहला कदम था। उम्मीदों का सफ़र अब धीरे धीरे आत्मसम्मान के सफ़र में तब्दील हो रहा था। और यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बस एक नई शुरुआत थी। आपका जीवन केवल दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए भी है। अपने सपनों को, अपनी थकान को, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि जब आप खुश होंगे तभी आप दूसरों को सच्चा प्यार और ताकत दे पाएंगे। सेल्फ लव स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। आज से ही एक छोटा वादा करें, खुद को भी उतना ही महत्व देंगे जितना आप दूसरों को देते हैं, क्योंकि आपका अपना सफ़र भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप दूसरों को बनाते हैं।